हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि कलर फूड कलर्स केमिकल्स बनाती है। साथ में फूड कलर वाले केमिकल्स भी बनाती है, जिससे कि जैसे कि वो जो केमिकल्स होते हैं इस टाइप से काम आते हैं, जैसे पेंट इंडस्ट्री हो गई, क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गई, या फिर फूड ग्रेड टाइप कलर्स भी बनाती है, जिसमें फूड्स के अंदर में अलग अलग टाइप की कलरिंग क्रिएट की जा सके, जैसे हम लोग चुस्की चूसते हैं। उस टाइप से कंपनी ये जो केमिकल बनाने का काम करती है। ऐसी ये कंपनी जिसका नाम है यूनिलेक्स कलर्स एंड केमिकल्स, ये स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है, जिसका आईपीओ जो है 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में खुलने वाला है। सो इस वीडियो के थ्रू हम इस कंपनी की थोड़ी सी इनडेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अगर बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं आईपीओ से रिलेटेड, तो 87 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है, 1600 का लॉट साइज है, तो आपको 1,39,200 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है एटलीस्ट। 31 करोड़ रुपीस कंपनी उठाना चाह रही है इस आईपीओ के थ्रू, और वैल्यू जो लगा रही है दैट इज 118 करोड़। ठीक ठाक कंपनी वैल्यू अपनी लगा रही है। नेक्स्ट, कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनकी 100% आईपीओ से पहले शेयर होल्डिंग थी, और आईपीओ के बाद 73% रह जाने वाली है। तो क्यों ये पैसा उठाना चाह रहे हैं कंपनी के अंदर में? तो क्या रीज़न ऐसा पड़ा कि तो बोल रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की खर्चा बढ़ गया है, खर्चा ज़्यादा है, पैसे कम हैं, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। दूसरा, हमारे पर लोन भी थोड़ा बहुत है, उसको भी चुकाना है। तो बेसिक रीजंस यहाँ पर कंपनी ने बताए हैं आईपीओ लेके आने के पीछे। अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा आईपीओ है वो उसके अंदर में बुक बिल्ड आईपीओ रहने वाला है, जिसके अंदर में 35% होल्डिंग जो है कोटा जो है रिटेलर्स के लिए रखा गया है। नेक्स्ट, अब थोड़ी सी आरएचपी के थ्रू हम लोग थोड़ा सा इनडेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कंपनी की। तो आज के दिन जो कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता हैं उनका नाम है पुरुषोत्तम ब्रिजलाल शर्मा जी। इनकी काफ़ी उम्र है, 70-75 साल के हो गए हैं। तो मेनली जो इनके बाकी जो नेक्स्ट पीढ़ियां हैं वो आज के दिन कंपनियां संभाल रही हैं। मेन ये जो है आदित्य शर्मा जी भी अच्छा खासा दारोमदार संभाल रहे हैं। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कंपनी के ऊपर में कोई आज के दिन जो लिटिगेशन केस वगैरह कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड एक केस है जो इसमें 2 लाख रुपए के आसपास में अटके हुए हैं। जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है 53 लाख की कंटिजेंट लाइबिलिटी कंपनी की बनी हुई है। जीएसटी से रिलेटेड कंपनी के ऊपर में थोड़ा सा जो है पैसा जो है वो पे करना है कंपनी को, तो वो कंटिजेंट लाइबिलिटी है जो पे करना पड़ सकता है अगर जीएसटी वाला चीज़ कंपनी को पे करना पड़ गया। तो यहाँ पर थोड़े से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स भी हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने 10 करोड़ का माल खरीदा है, जो कि यूनिसिंथ केमिकल्स नाम से एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। और साथ में ही यहाँ पर सेल भी कंपनी ने 11 करोड़ रुपए की है, जो कि वर्धमान डाई स्टफ इंडस्ट्री, जो कि इन्हीं की खुद की ही जो प्रमोटर डायरेक्टर लोग हैं, इन्हीं उस कंपनी के अंदर में भी प्रमोटर डायरेक्टर यही लोग हैं। जिस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन उसी को कहते हैं जिसमें जो ये लोग इस कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर हैं, ये लोग ही इसमें से कोई भी ना कोई आदमी जो है दूसरी कंपनी का भी प्रमोटर डायरेक्टर हो, तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर में आ जाता है। अब कंपनी की अगर बात करते हैं तो 2001 में बनी हुई कंपनी है। 2012 के अंदर में इन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया था, यूनिलेक्स एक्सपोर्ट लिमिटेड से लेके यूनिलेक्स कलर एंड केमिकल्स लिमिटेड कर लिया था। फिर बाद में इनको 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का भी, गवर्नमेंट जो है जो भी कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं माल उनको एक स्टार रेटिंग देती है, तो यहाँ पर 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की जो रिकग्निशन है वो गवर्नमेंट ने दे दी इनको 2023 के अंदर में। फिर 2024 के अंदर में अगेन इन्होंने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, तो उसके लिए अवार्ड वगैरह मिले हैं। बाद में नॉर्मल चीज़ है जो कि नॉर्मल कंपनियों में चलती रहती है। नेक्स्ट, ये कंपनी के कुछ जो मशीनरीज हैं कंपनी में यूज़ होने वाली, उनकी कुछ फ़ोटोज़ आपके सामने हैं। साथ में 54 एम्प्लॉयज़ आज के दिन कंपनी में काम करते हैं, और कंपनी का जो लोगो है ये रजिस्टर्ड है आज के दिन जो भी कंपनी यूज़ करती है। जितने भी कंपनी के पास में ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी की सारी लीज़ पर हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, ऑल द प्रॉपर्टीज़ आर ऑन लीज़। नेक्स्ट, अब कंपनी का जो भी प्रोडक्शन, जो भी कंपनी का रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, उस रेवेन्यू का कौन सा हिस्सा कौन से बिजनेस से आ रहा है, तो पेंट एंड कोटिंग, ये जो इंडस्ट्री है पेंट एंड कोटिंग, वहाँ वो ज़्यादा 25% जो ऑर्डर वहाँ से आ रहे हैं कंपनी के। प्रिंटिंग इंक्स, जो प्रिंटिंग के अंदर में जो इंक्स काम में आती हैं वहाँ से 42% रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है। बाकी टेक्सटाइल से 7%, अदर्स से 13%, और प्लास्टिक से 11%। प्लास्टिक्स के अंदर में भी कलरिंग, जो अलग अलग टाइप के जो कलर्स प्लास्टिक के जो कलरफुल प्लास्टिक्स देखते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है। 79% जो रेवेन्यू आ रहा है वो एक्सपोर्ट हो रहा है माल। 79% जो भी जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 20% ही इंडिया में यूज़ हो रहा है। इंडिया में भी अगर बात करते हैं तो 20% हो रहा है। बाकी वियतनाम जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपनी का माल सप्लाई होता है। उसके बाद में
जो है यहाँ पर यूएई, नाइजीरिया, पोलैंड, ब्राज़ील एंड मेनी मोर। कंपनी का जो इंक जो यूज होता है वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स में, तो एक तो इंक में यूज होता है, एक पेंट में, प्लास्टिक में, टेक्सटाइल में और पिगमेंट प्रिपरेशन के अंदर में। सबके नाम अपने आप में ही यूनिक हैं, जो समझने के अंदर में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इंडस्ट्रियल जो प्रॉपर्टी है, ये एक मेरे को समझ में थोड़ा सा, यहाँ पर कंपनी ने बोल रही है कि जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है वो यूनिलेक्स कलर द्वारा, ये कंपनी द्वारा ओन्ड है, जबकि वहाँ पर कंपनी ने इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कंपनी जो है लीज के ऊपर में है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। कहाँ पे है, यहाँ पर, राइट। तो अब यहाँ पर कौन सा केस हम सिनेरियो समझें, वो तो खैर समझने की बात है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा कंपनी की आरएचपी को भी देख लेते हैं। आरएचपी के अंदर में हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालते हैं, तो वहाँ पर हमें काफ़ी चीज़ें कि कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है आज के दिन, और किस हिसाब से कंपनी का जो कैश फ्लो से काम कर रहा है, और किस तरीके से कंपनी आज के दिन पीएनएल स्टेटमेंट में परफॉर्म कर रही है। उसके साथ में बाद में हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे दूसरी कंपनी के साथ में, और फिर एक नतीजे पर पहुँचने की भी कोशिश करेंगे, राइट। यहाँ पर जैसे कि हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि पूरा पैसा जो है 90 करोड़ रुपया कंपनी में लगा हुआ है, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 36 करोड़ रुपए के आसपास में है। 10 करोड़ रुपए शेयर कैपिटल, 26 करोड़ रुपए रिजर्व्स एंड सरप्लस जो कंपनी ने इकट्ठा किया है। बाकी जितना पैसा लगा 36 करोड़ रुपए के अलावा, वो सारा उधारी का पैसा है। ये कहाँ पे लगा हुआ है, तो 11 करोड़ रुपए तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लगे पड़े हैं, मतलब जो बिल्डिंग वगैरह है उसके अंदर मशीनरी वगैरह उसमें लगे पड़े हैं। 17 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है कंपनी के पास में, 44 करोड़ ट्रेड रिसीवेबल्स में है, और साथ में बाकी कैश पड़ा है और शॉर्ट टर्म एडवांस कंपनी ने पे कर रखे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये पैसा क्यों इतना इन्वेंट्री वगैरह क्यों इकट्ठी करनी पड़ रही है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2023 के मुकाबले 2024 में यहाँ पर रेवेन्यू में इंक्रीज आया है, बट कुछ खास नहीं आया। 2022 के मुकाबले यहाँ पे कुछ रेवेन्यू जो है वो तो डिक्रीज हुआ है, राइट। और साथ में अगर हम लोग चेक करते हैं एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कंपनी के घटे हैं यहाँ पर 38 करोड़ से 43 करोड़ बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पर 139 करोड़ यहाँ पर देख रहे हो कि रेवेन्यू घटने के साथ में एक्सपेंसेस बढ़ गए, और यहाँ पर फिर से रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी एक्सपेंसेस और घट गए। तो ये आईपीओ ईयर का कमाल होता है, जिसको मैं बोलता हूँ आईपीओ ईयर के कमाल के अंदर में कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ ही जाते हैं। तो एक्सपेंसेस कम हो गए, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। साथ में ही कंपनी का फिनिश स्टॉक है वो भी इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स अगेन बढ़ गया, क्योंकि माल पड़ा बच गया तो प्रॉफिट में दिख जाएगा। तो आज के दिन जो कंपनी ने नेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट कमाया वो 6 करोड़ 16 लाख रुपए कमाए हैं। कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो तो नेगेटिव है कंपनी का, जो कि मेनली अगर देखा जाए तो ट्रेड रिसीवेबल्स की वजह से कैश फ्लो नेगेटिव में है कंपनी के। इस चीज़ को मैं देखता हूँ यूजुअली बहुत सारी कंपनियों के अंदर में जो पहले भी धांधलियाँ करके या फिर किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेशन में आई हैं, तो उन्होंने भी मैं सेम सी ही टेक्निक अपनाई थी अपने जो ट्रेड जो पीएनएल स्टेटमेंट होता है उसके अंदर में, कि रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाते थे, नेट प्रॉफिट बढ़ जाता था और एक्सपेंसेस घट जाते थे। तो जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़ने चाहिए, बट नहीं बढ़ते थे। बाद में देखा जाता था कि ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाता था, क्योंकि वो रिसिप्ट होती थी वो फेक होती थी। ये सब मैं वही बोल रहा हूँ कि इसमें भी ये सही हो रहा है, बट ये सीनेरियो उसी टाइप का बन रहा है यहाँ पर भी। ये काइंड ऑफ अच्छी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को इतना भी सीरियसली लेके अपनी कंपनी की बैंड नहीं बजानी चाहिए कंपनियों को। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी को कंपेयर करके एक बार देख लेते हैं लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैश फ्लो तो स्टेटमेंट बहुत बेकार है, क्योंकि कंपनी कैश जनरेट ही नहीं कर पा रही। कैश जनरेट नहीं कर पा रही, इसलिए तो खर्चा पूरा करने के लिए कंपनी को आईपीओ से पैसे उठाने पड़ रहे हैं, जैसा कि कंपनी ने बताया। अब फ्यूचर के अंदर में अगर ये कैश फ्लो अगर फिर से नेगेटिव ही रहता है अगेन, तो कंपनी को और लोन उठाना पड़ेगा, और लोन उठाना पड़ेगा, तो फिर से वो प्रॉब्लम अगेन क्रिएट हो जाएगी। तो लोन की जो प्रॉब्लम है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को सुधारने से ही क्रिएट होगी, क्योंकि पास्ट के अगर डेटा को देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने एक भी मुश्किल से कोई 3 साल के अंदर में कैश फ्लो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उठाया है, तो सिर्फ नेक्स्ट जो लास्ट ईयर है वहाँ पर कैश फ्लो जो है पॉजिटिव आया है, बाकी सब जगह नेगेटिव ही नेगेटिव रहा है, राइट। और वो भी इन्वेंट्री कंपनी ने खरीद ली, इसलिए कंपनी का पॉजिटिव है। अब एक बार थोड़ा सा कंपेयर बेसिस के ऊपर देख लेते हैं, तो यहाँ पर लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने नेट प्रॉफिट 6 करोड़ के कमाए हैं और 118 करोड़, तो वैल्यू लगाइए 118 करोड़, और कमाए हैं 6 करोड़ 6.1।
तो यहाँ पे 19 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर कंपेयर करके देखते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है जो इसी सेक्टर में काम कर रही है, तो उसका जो पी रेशियो है वो है 26 का, और अपनी जो कंपनी लेके आ रही है उसका है कितना, 19 का। तो अच्छी कंपनी, मतलब कमाई अच्छी कर रही है। दूसरा, इस कंपनी का 58 का पी रेशियो है और अपने वाली जो है 19 के पी रेशियो। बट इसके अंदर में कुछ मैनिपुलेशन का खेल नज़र आ रहा है कि बहुत ही खतरनाक तरीके से कंपनी का स्टॉक भाग रहा है। क्या इसका आरओसी बहुत अच्छा है? नहीं। आरओई बहुत अच्छा है? नहीं। पैक रेशियो बहुत अच्छा है? नहीं। तो फिर भाग क्यों रहा है? और ये रेवेन्यू को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे होंगे रेवेन्यूज़ भी नॉर्मल तरीके से बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट्स भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से बढ़ रहे हैं। बट लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि अदर इनकम की वजह से बढ़ा है, जो कि हर बार नहीं आएगा, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक भाग गया है। तो इसका पी के साथ में हम लोग ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, बट इस पी के साथ में हम 26 के साथ में चल सकते हैं, बट इसके साथ में भी नहीं चल सकते। इसका भी स्टॉक बड़ा ही है, अनसर्टेन तरीके से चला हुआ है। सो दोनों का एवरेज ले लें तो फिर भी अगर मान के चलते हैं तो दोनों का पी से भी कंपनी अच्छी कमाई कर रही है कंपेरेटिवली। दूसरा, नेटवर्थ की बात करें, 36 करोड़ की वैल्यू लगाई है, 31 करोड़ रुपीज़ उठा रही है। दैट शोज़ कि 67 करोड़ को अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 1.8 के 1.9 के आसपास का पी बी रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करते हैं तो 1.49 एंड 6.13। सो देखा जाए तो पीई और पीबी रेशियो दोनों के मुकाबले कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है वो ठीक ठाक लगाई है, नॉर्मल एवरेज लगाई। बाकी एक बार को अगर मार्केट, क्योंकि जो ये आईपीओ मार्केट है ये काफ़ी गर्म है फिलहाल के तौर के ऊपर में, तो इसको एक बार को इमीडिएट रिएक्शन के थ्रू ऊपर की तरफ में ले जाया जा सकता है कंपनी के स्टॉक को। बाकी कंपनी का जो साइज़ है, दोनों की कंपनियों जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियाँ उनके मुकाबले छोटी है, तो मैनिपुलेशन भी किया जा सकता है, फिर हो सकता है कंपनी के अंदर में। सो देखने वाली बात होगी। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी मुझे ठीक लग रही है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी वैल्यू जो लिस्टेड कंपनी उनके आसपास ही लगाई है। सो एक बार बूम, लिस्टिंग गेन बूम देखने को मिल जाए तो मिल जाए, राइट। दैट्स ऑल। बाकी कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के और रिसर्च करके ही लें। सी यू टुमारो।